नमस्ते प्यारे बच्चों, उनके अभिभावकों एवं उनके प्यारे प्यारे अध्यापकों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट अभी आई है, उस पर बहुत लंबे समय से वीडियो डिमांडेड था, यानी कई दिन इसको आए हुए हो गए। अमूमन तो मैं जल्दी से वीडियो निकाल देता हूं। तो मैं स्टडी कर रहा था इसको। मैंने पॉलिसी के 3 वर्जन इसमें स्टडी किए। 3 वर्जन में अवेलेबल है ये पॉलिसी। हिंदी में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा, ये ड्राफ्ट था, यानी जो पहले ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया जिसपे आधारित है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये ड्राफ्ट जो है ये ज्यादा पेज का है, ये लगभग 650 पेज का है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई जो कि कम पेजेस हैं, इसमें 71 पेज हैं, और इसका फिर पीपीटी फॉर्मेट भी हमारे पास अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए, जिसमें से 54 स्लाइड्स में उस सारे मटेरियल को कंसाइज कर दिया गया। तो मीनवाइल इस ड्यूरेशन में अलग अलग जो महान लोग हैं हमारे देश के, बड़े बड़े समझदार लोग, फिर मैं तो अभी सीख रहा हूं, तो उन सबके वक्तव्य YouTube पे अवेलेबल हैं। हमने सुना, उनको समझा, बहुत सी चीजें समझी। पॉलिसी जिन लोगों ने बनाई उन लोगों के वक्तव्य, उनके इंटरव्यूज वगैरह सब सुने, और जो कुछ समझ में आया कंपेयर किया अपने अनुभव से। जैसे मैं अपनी बात कहूं तो 10+2 जो सिस्टम लागू हुआ था, जिस साल मैंने 12th का एग्जाम दिया था उसी साल से लागू हुआ था। ये सेशन 1991-92 की बात मैं कर रहा हूं, और मजे की बात यह कि 92 से ही मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, और कोटा राजस्थान में भाग्य से मैं वहीं पर पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स पढ़ाना चालू किया था मैंने, तो तभी से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मेरे सामने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो हमारे आसपास जो भी अलग अलग तरह के कोचिंग जो संस्कृति थी वो चालू। अगर मैं याद करके आपको सही से बताऊं तो हम ट्रांजिशन फेज में थे उस समय, जब हमारी ये क्लासेस 11th 12th चल रही थी, 9th 10th 11th 12th। उस समय ट्यूशन पढ़ना बुरा माना जाता था, यानी जो ट्यूशन पढ़ता था बोलते थे भाई तो कमजोर है। उस समय हमारी बुक्स इस तरह की हुआ करती थी कि हम बुक से पढ़ के डायरेक्ट समझ सकते थे छोटी क्लासेस में, प्लस टीचर्स जो है स्कूल में ही सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया करते थे। तो ट्यूशन या कोचिंग का स्कोप बहुत ज्यादा उस समय नहीं था। और हालांकि इस तरह की बुराइयां उस समय चालू हो गई थी, जैसे स्कूल टीचर बच्चों को घर पर ट्यूशन के लिए डाइवर्ट करना, ये सब प्रैक्टिसेस उस समय से चालू हो गई थी। और तब से ही शिक्षा के इस क्षेत्र में गलत चीजें, यानी परिणाम लाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल और जो कहें भ्रष्टाचार, वो चालू हो गया था। मैं खुद भी 11वीं कक्षा में इसका शिकार हुआ, और उसका नतीजा भी मैंने भुगता। शिकायत करने पर या रिबेलियन बनने पर मैंने उसका विरोध किया, जो गलत हो रहा था, तो उसके गंभीर परिणाम मुझे भुगतने पड़े। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर पृष्ठभूमि में जाएं, इसकी जरूरत क्या थी, तो ये जो लंबे समय से चला आ रहा ट्रेंड, और इसमें कई तरह के चेंजेस आए जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। चीन को हमने देखा, अगर हम चीन की बात करें तो एक समय ऐसा था, आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले, कि चीन में जो व्यवस्था थी और हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वो सेम लेवल पे थी। फिर चीन ने पर्टिकुलर कुछ एजुकेशन पॉलिसी ऐसी लगाई कि वहां बच्चों को 3rd क्लास से ही ट्रेन किया जाने लगा, और वो रोजगार परक थी। तो आज हमने नतीजा देखा, अगर हम नेगेटिव पार्ट को छोड़ दें वुहान से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, तो हमने देखा कि वहां जो टेक्नोलॉजी है और जो रोजगार की स्थिति है, या जो वो लोग डिजाइन कर पा रहे हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। जो जिस तरह के सिस्टम्स उन्होंने डिजाइन किए हैं, जिस तरह के उनके डिजाइन्स अवेलेबल है मार्केट में, चाहे वो खिलौने हो, चाहे रोजमर्रा के दैनिक जीवन के संसाधन हो जो हम ऑनलाइन मंगाकर यूज कर रहे थे अभी तक,
जो हमने बंद किया है और भारत में ही बनाना शुरू किया। चाहे वो हम मच्छर मारने वाले रैकेट की बात करें, अभी भारत में बनना शुरू हो गया है मच्छर मारने वाला रैकेट, ये बहुत ही अच्छी खबर है। और भारत के उद्योग धंधे फिर से अपनी गिरफ्तार पकड़ रहे हैं और नए उद्योग चालू हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इस सपोर्ट में, ये रिफॉर्म्स में एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सही समय पर आई है, बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका टाइमिंग और इसका प्रारूप देखें तो दूसरे दल वाले भी कुछ दलों को लेकर जो देखा समझा हमने, बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं हो रहा है। यानी जैसे कि अमूमन होते हैं कि विपक्षी दल जो है वो कोई, जो अभी सत्ता पक्ष है वो कोई पॉलिसी लाते हैं तो उसका विरोध विपक्षी दल करते हैं, जैसे कि अमूमन प्रैक्टिस बनी हुई है, पर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। कुछ समय तक तो कम ही समझ में आए लोगों को, पर इसको पढ़ना मतलब ये आसान है, बहुत सीधा सीधा है। अगर ये हम जो इन्होंने पूरी डिटेल्स दी हैं 3 अलग अलग फॉर्मेट में, इसको हम पढ़ के समझना चाहें तो बड़े आराम से हम इसको समझ सकते हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूं जो आपके क्वेरीज थी उनको लेकर, बाकी ये अवेलेबल है, खुद हम लेकर पढ़ सकते हैं जो क्वेरीज थी और जो डाउट्स थे, तो थोड़ा सा उन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये स्टार्ट कब हो गया था प्रोसेस? ये प्रोसेस स्टार्ट 2017 से हो गया था, तब ये काम सौंप दिया गया था, इसकी जो समिति बन गई थी और उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख करीब लोगों से विचार विमर्श करके उनके विचार लिए और उसके आधार पर ड्राफ्ट तैयार हुआ 2019 में, और फिर उसको कंसाइज करते हुए, उसके संक्षिप्त बनाते हुए 2020 में ये पॉलिसी हमारे सामने है जो मैं साझा कर रहा हूं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं और पढ़ाने में भी मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हुआ करते हैं उसमें मैं अब इसी थीम पर उनको डिजाइन करने वाला हूं। सो रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशंस इन ग्रेड 2, जो मेरा कंसर्न है या मेरे स्टूडेंट्स जो रहे उनका कंसर्न है, मेनली मैं उसको कवर कर रहा हूं इसमें, एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स, तो अभी तक मैंने बोर्ड को ही डील किया है मेनली, फिर बाकी फिजिक्स के फंडामेंटल्स में डील करता हूं। तो बोर्ड एग्जाम्स विल बी मेड इजियर एज दे विल टेस्ट प्राइमरीली कोर कैपेसिटीज कॉम्पिटेंसीज। तो ये बहुत अच्छे से कहा जा रहा है सब जगह, तो ये हमारे काम की बात है। वायबल मॉडल्स टू बी एक्सप्लोर्ड, एनुअल सेमेस्टर, मॉड्यूलर एग्जाम्स, कैसे एग्जाम्स होंगे वगैरह वगैरह, अखबार में हमने पढ़ा है कि बोर्ड में जो है आपको उसी साल में इंप्रूवमेंट का मौका भी दिया जाएगा, प्लस हो सकता है वो बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर में हो। ये भी सुनने में आया कि 10th क्लास का एग्जाम ना होगा, सीधे सिर्फ 12th में बोर्ड होगा, बाकी पहले बोर्ड नहीं होगा। और पूरा जो कंसर्न है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 5+3+3+4 जो आप सुन रहे हैं, 10+2 की जगह 5+3+3+4 मॉडल, पूरा कंसर्न टीचर, इवन प्रिंसिपल्स और पूरे स्कूल का कंसर्न यही रहेगा कि कैसे हम विद्यार्थी की जो परफॉर्मेंस है उसको और इंप्रूव करें। गाइडलाइंस विल बी प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी इन कंसल्टेशन विद एससीईआरटी, स्टेट बोर्ड्स को शामिल किया जाएगा असेसमेंट के लिए। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन, ईच स्कूल बोर्ड शैल एंश्योर इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन, वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स है कि अब बोर्ड एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। मुझे लगता है पहले भी इजी था, पर अप्रोच जो है अब वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें विदेशों में जो सिस्टम चला करता है, लगभग उससे मिलता जुलता और उससे थोड़ा बेहतर सिस्टम लगाने की कोशिश की गई है। जैसे पहले सेट का एग्जाम जो हो रहा था विदेश में, एंट्री के लिए बच्चों को सेट का एग्जाम देना होता था। तो अगर हम कंपेयर करें सेट में आने वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, जेई में या एडवांस जेई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, तो लेवल का डिफरेंस होता है, उसमें अप्रोच का डिफरेंस होता है। तो अब जब क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी तो उसमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर सवाल उठता है कब से मिलेगा, तो मैं टाइमलाइन अभी शेयर करूंगा। कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईच चाइल्ड, या अब एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ जाएगा टू हेल्प ट्रैक द प्रोग्रेस
of the students to enable them to make optimal career choices वगैरह वगैरह. Board exams to be more flexible with assessment of essential skills जो जरूरी है वो. और साथ साथ बात की जा रही करिकुलम को रिड्यूस किया जाएगा, करिकुलम को, कोर्स को रिड्यूस किया जाएगा जिससे कि बच्चे उसको अच्छे से डील कर सकें और टीचर भी उसको अच्छे से डील कर सकें. अगर एट प्रेजेंट आप कैम्ब्रिज वगैरह का करिकुलम और उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो देखेंगे तो वेल डिजाइन कह सकते हैं उसको हम, यानी बहुत अच्छा. इसलिए नहीं कि यूके का है या बाहर का है, विदेशी है, इसलिए नहीं. हमारे यहाँ भी पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत वेल डिजाइन थी, सब कुछ वेल डिफाइंड था. आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है लेसन्स प्रिपेयर करने में. जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली ग्रिस्पेबल हो, आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से याद रहे, रटना ना पड़े. तो हर जगह आप देखेंगे इस पूरी शिक्षा नीति में रोटे लर्निंग ये शब्द आए हैं, यानी रटना नहीं है. हमें बच्चे को इस तरह से ट्रेन करना है, टीचर को इस तरह से ट्रेन करना है कि कैसे सीखते हैं वो उसे सिखा देना है. तो अगर एज ए टीचर मैंने किसी बच्चे को बुक से पढ़कर सीखना सिखा दिया, 2-3 चैप्टर मैंने पढ़ाए, अब बचे हुए बुक को खुद से पढ़ के तैयार कर सकता है, बचे हुए सब्जेक्ट को खुद से पढ़कर तैयार कर सकता है. तो इसी के लिए टीचर्स की वास्ट स्केल पर ट्रेनिंग भी होगी, ये सब चलेगा. और आगे जाकर ये जो अलग अलग एग्जाम्स हैं इसकी टाइमलाइन में अभी शेयर करता हूं. आपको पता भी चल चुकी होगी, इतने सारे वीडियो आपने देखे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल वर्क टू ऑफर ए हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, ये सब हटकर. और ये कोई एकदम से नहीं इंप्लीमेंट हुआ है, ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी धीरे धीरे होगा. और ये सोच, ये पहले से इंडिकेशन इसके हमें मिल रहे थे. इवन इस सेशन के स्टार्टिंग में जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने अपने वीडियोस में इस बात को शेयर कर दिया था कि आने वाले टाइम में आप देखोगे नीट के लिए अलग एग्जाम नहीं होगा, जेईई और जेईई एडवांस के लिए अलग नहीं, एक ही कॉमन एग्जाम आ जाएगा. जैसे विदेशों में सेट एग्जाम होता है, अब उसमें सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, बच्चा जो भी सब्जेक्ट चुनता है उसके हिसाब से वो एग्जाम दे पाएगा. अब वो एग्जाम कितनी बार होना है, वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बच्चे को, वो सब क्लियरिटी समय के साथ आ जाएगी. अभी भी एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होंगे. अभी 2021 वाला जो सेशन है वो तो चलेगा, जो पैटर्न चल रहा है. फिर धीरे धीरे ये चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे. सिलेबस को लेकर भी अगर मैं बात करूं तो ये प्रोसेस में आ चुका है. जो नई शिक्षा नीति करना चाह रही है वो प्रोसेस में आ चुका है. अगर प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम अगर इसकी बात करें हम, स्किल गैप एनालिसिस, एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बोल रहे हैं कि जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा, इक्वल वेटेज हो जाएगा लगभग, कोई हार्ड डिमार्केशन नहीं रहेगा. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ये सब अवेलेबल होंगे, स्किल फ्रेमवर्क रहेगा वगैरह वगैरह. तो मैं ये शेयर करना चाह रहा हूं कि जैसे आपने अर्ली सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन अपना सेशन चल रहा है, इसमें सुना था कि 10th में मैथमेटिक्स में बच्चे को चॉइस मिल रही है 10th क्लास में कि वो एडवांस मैथमेटिक्स ले या बेसिक मैथमेटिक्स ले. तो वो इस फ्रेमवर्क, इस करीब इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट था, इसलिए उसे वो चांस मिला. और रिसेंटली इस साल के सिलेबस की बात करूं, मैं इस साल 12th के सिलेबस की बात करूं, 12th सीबीएसई का जो सिलेबस आया है इस साल, उसमें पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में उन्होंने 50% ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस कर दिया. यानी 2021 में जो बच्चे एग्जाम देंगे 12th केमिस्ट्री का, तो उनको बिहार बोर्ड की तर्ज पर, जैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है 35 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, तो बिहार बोर्ड की तर्ज पर बिल्कुल वैसे ही 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है पूरा केमिस्ट्री सिर्फ, और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव है. तो केमिस्ट्री वाला पेपर पहले ही बहुत आसान होता था, आपको जैसे पता है साल दर साल हम देख रहे हैं बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत आसानी थी, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले पेपर पूरा कर लेते थे और केमिस्ट्री में नंबर भी उनको बड़े आसानी से मिलते थे. हर साल जो है प्रॉब्लम आती थी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती थी. फिजिक्स में हर साल याचिका लगती थी कि हमारे जो है ये नंबर पेपर टफ आया है तो नंबर में इजी मार्किंग की जाए वगैरह वगैरह. ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम आती थी, तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को चेक किया गया और उसमें चेंजेस अकॉर्डिंगली लगाए गए. अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये थोड़े से और स्मूथ हो जाएंगे और बच्चा जो है खुद से
इनको ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, जैसा हम देखने लिखने पर लिखा पढ़ा मिल रहा है हमको इसमें। अच्छा, ओलंपियाड्स की वेटेज बढ़ने वाली है। ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशंस इन वेरियस सब्जेक्ट्स इज टू बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री। आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो 6th 7th 8th ये वाला पार्ट है, और फिर 9th 10th 11th 12th में भी ओलंपियाड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ओलंपियाड्स में प्रैक्टिकल पार्ट भी इंक्लूड रहता है काफी। तो ये सब NCERT and NCTE will develop guidelines for the education of gifted children, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है, और इन सबकी मॉनिटरिंग भी होगी। तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये चेंजेस कब से दिखना शुरू होंगे, तो पहला फेज जो इंप्लीमेंट होगा, इनिशिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 year ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल। जैसे पहले क्या हो, अभी मान लें सरकारी स्कूल में हमारे कैसे होता था कि फर्स्ट क्लास से सीधे स्टार्ट करते थे, केजी, LKG, अपर केजी, हायर केजी, इनको छोड़कर 3 साल छोड़कर 6 साल से हम काउंटिंग करते थे। अभी वो 3 साल से काउंटिंग होगी, और उसमें 2021-22 से शुरू हो जाएगा 9th क्लास के लिए। 9th क्लास से जो चेंजेस हैं वो 2021-22 सेशन से आ जाएंगे, यानी ये वाला जो सेशन है वो 2020-21 है, ये फेज इंट्रोड्यूस होगी। Initiating implementation of 1 year of pre-primary school and 3 month preparatory module for class 1 students, वो इंट्रोड्यूस होगा, प्लस क्लास 9th का जो करिकुलम है मॉडिफाइड, वो आ जाएगा नेक्स्ट सेशन में। और 22-23 में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा 10th के लिए, क्योंकि ये जो 9th पढ़ के बच्चे जाएंगे 10th में, 22-23 से उनके लिए इंप्लीमेंट हो जाएगा। और 23-24 में वही आगे कंटिन्यू करेंगे ये वाले बच्चे जो नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ेंगे, नए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो क्लास 11th में 2023-24 में, और इसका इंपैक्ट 12th में आएगा 2024-25 में, यानी तब तक करंट करिकुलम जो है वो ही फॉलो होगा, क्योंकि पीछे से जो बच्चे आ रहे हैं अभी वो वही पढ़ते हुए आएंगे। और 2025-26 के आगे न्यू बोर्ड पैटर्न फॉर क्लास 12th ये चलेगा। तो ये टाइमलाइन है, जैसे आप देख रहे हैं 10th के लिए 2022-23 से, और 12th के लिए 2024-25 सेशन से। टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन NEP 2020, तो ये पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है। इसको पढ़कर आप अपने काम की चीज यहाँ से निकाल सकते हैं। टीचर एजुकेशन के बारे में दिया, तो पूरा जो इसका स्पान है ये 2040 तक है। पॉलिसी इज फुली ऑपरेशनल फॉलोइंग दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू विल बी अंडरटेकन 2040। तो टोटल 20 साल का प्रोजेक्शन लेकर चल रहे हैं। तो 20 साल के प्रोजेक्शन में, अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की बाध्यता हो। सही बात है, लीगल डॉक्यूमेंट ये नहीं है, पर अगर कोई अच्छी बात है, मैं तो ये मानता हूं कि बदलाव हमेशा अच्छे होते हैं। चेंजेस आर गुड। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, तो चीजें बदलेंगी तो सही। हम अपने घर में जो कॉन्फ़िगरेशन है, सामान कौन सा कहां रखा है, वो व्यवस्था भी बदलते हैं, तो वो एनर्जेटिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बदलाव हमें मान के चले, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए, ऑल इज वेल। तो बदलाव अच्छे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। अब मेन जो मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं पॉइंट्स, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा मैं इस पर। तो ये नई शिक्षा नीति संदेश, कौन लोग थे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, तो मेन इसमें थे के कस्तूरी रंगन, ये चेयरमैन रहे। तो ये बहुत ही समझदार लोगों ने ये काम किया है। तो ये कुछ मेन नाम है हम देख रहे हैं। बहुत सारी और छोटे छोटे एब्रिविएशन इसमें दिए हुए हैं, काउंसिल्स, इंस्टीट्यूशन, सेंटर्स, ये सब प्लानिंग का पार्ट है, एसोसिएशंस। तो सीधे मुद्दे की बात पे अगर हम आए तो
किस तरह से ये नई पॉलिसी, ये सारे हेडिंग्स बना दिए गए। स्कूली शिक्षा बाबू 1 में छोटे बच्चों के लिए, स्कूलों में शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक के लिए कैसे प्रभावी शिक्षक नियुक्ति और पदस्थापन होगा। यानी अभी तक जो टीचर्स का ट्रांसफर वगैरह होता था उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता था, तो इस नई शिक्षा नीति में बहुत कोशिश की गई है कि वो सब चेक किया जाए। इवन परीक्षाओं में बहुत भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा था हर स्टेट बोर्ड में, यहाँ तक कि सीबीएसई की परीक्षाओं में भी नंबर चढ़ाने में भ्रष्टाचार, एग्जाम लेने में, प्रैक्टिकल एग्जाम लेने में भ्रष्टाचार, यानी हर तरह से प्रतिभा को पीछे धकेला जा रहा था और पैसे के बल पर, पहचान के बल पर, जैक एंड चेक, उसके बल पर लोग गलत फायदा उठा रहे थे। तो इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं इस नीति में इन सारी चीजों के लिए प्रोविजन रहेगा, और अगर ये इफेक्टिवली लगा पाए, प्रभावी गवर्नेंस और कुशल संसाधन उपलब्धता इफेक्टिवली अगर इसको लगा पाए नीचे से लेकर उच्च शिक्षा तक, क्योंकि उच्च शिक्षा में भी जो है, जो मेरे साथी लोग हैं उनसे मेरा जो डिस्कशन हुआ, तो कई कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे नामी कॉलेजेस में बहुत धांधलियां पाई गई। वो लोग जो फंड सरकार देती थी वो उठा लेते थे फर्जी एंट्रीज दिखाकर, यानी बहुत ही शर्म की बात है प्रबुद्ध वर्ग के लिए। तो जब बुरे लोग मिले हुए हैं और गंदे गंदे काम कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं अच्छे लोगों को भी मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। उच्च शिक्षा, ये शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में भी और सब तरह, मतलब अच्छे काम करने के लिए एक हो जाना चाहिए अच्छे लोगों, तभी कुछ वापस से हमारा जो भारत है अपनी पहचान राष्ट्रीय पटल पर बना पाएगा। तो ये सारा प्रोविजन है, मैंने इसको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ा है। इसमें मुझे कहीं पर कोई लूप होल, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स या वो उसको छोड़ दें, कोई लूप होल नजर नहीं आता। कैसे कैसे ये बनाया गया, जैसे एजुकेशन में ये नई खोज करने के लिए प्रोत्साहित, मतलब लिबरल आर्ट एजुकेशन में शामिल, जैसा कि आइंस्टाइन ने बच्चों के एक समूह से कहा था, इस बात को ध्यान में रखें जो अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें आप स्कूल में सीखते हैं वह कई पीढ़ियों का काम है। ये सब आपकी विरासत के तौर पर आपके हाथों में डाला जाता है ताकि आप इसे प्राप्त कर सकें, इसका सम्मान कर सकें, इसमें कुछ जोड़ सकें और एक दिन निष्ठापूर्वक अपने बच्चों को सौंप दें। इसी तरह सामूहिक रूप से कुछ बड़ी चीजों या परंपराओं का निर्माण कर हम साधारण लोग अमरता प्राप्त करते हैं। तो इसमें मैंने कई जगह मार्किंग की है। तो 650 पेज कुल मिलाकर ये है। फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूं इसको। इसकी भी कोशिश की जा रही कि ड्रॉप आउट बच्चे जो रास्ते बीच में छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई को, उनको जोड़ा जाए। इसके लिए अलग अलग तरीके रहेंगे। स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया, विषय वस्तु को नई दिशा देना, बहुभाषिकता, डिजिटल लिटरेसी आदि को विकसित किया। जो मुझे समझ में आया, अभी भाषा को लेकर भी इसमें काफी रिफॉर्म्स किए गए। जैसे 5वीं तक की कक्षा के लिए मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, या जो लोकल भाषा है उसमें कुल मिलाकर 3 भाषाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। और हायर क्लास में अगर बात करें 11th 12th की, हम 9 to 12th की बात करें, 9th 10th 11th 12th, तो आने वाले समय में जो पुस्तकें हैं वो द्विभाषी होंगी। जैसे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द, या अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के शब्द भी, या मात्र जो दूसरी भाषा है क्षेत्रीय भाषा, उसके शब्द भी उसमें शामिल किए जाएंगे लिटरेचर में, जिससे बच्चे को वो चीजें अच्छे से समझ में आ सके। अभी तक क्या होता था कि छोटी क्लास में, जैसे मान लो सोशल साइंस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, अब वो बच्चा क्या उसको रट रहा है, क्योंकि वो सब अंग्रेजी में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, तो अंग्रेजी के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट भी अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चा उसको खाली रट रहा है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें बदली जाएंगी। और
रोजगार परक ट्रेनिंग चालू होगी 6 क्लास से, वो ट्रेनिंग मिलेगी। मूलभूत अधिगम तार्किक चिंतन को समृद्ध करने के लिए शिक्षा क्रम के विषय वस्तु को कम करना, सिलेबस रिड्यूस किया। अनेक शिक्षकों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों के अवलोकन इस नीति को, इससे पता चलता है हमारे शिक्षा क्रमों के अंदर इतनी विषय वस्तु ठूस दी गई है कि वे अब विद्यार्थियों के लिए भारी बोझ बन गई। लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, स्कूल के बाहर आप खड़े हो जाइए, छोटे छोटे बच्चे भारी भारी बस्तों का बोझ लाद के स्कूल में एंटर करते हुए मिल जाएंगे, कमरी दोहरी हो जाती है। तो 1993 की MHRD यशपाल कमेटी रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन और NCF, ये सब कि स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को अधिक समग्र, पूर्ण विश्लेषण, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने वाली बनाना चाहते हैं, तो भारी बोझ बन गए विषय वस्तु को घटाना ही होगा। तो वो सिलेबस का बर्डन कम हो जाएगा। उनका पूरा ध्यान सिर्फ चीजों को रट लेने पर केंद्रित हो जाता था, वो नहीं, अब समझकर काम करना होगा, वगैरह वगैरह। तो आपको चाहिए तो ये जो मार्क्ड है ये मैं अवेलेबल करा दूंगा, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, कमेंट करके आप इसका लिंक डिमांड कर सकते हैं। हम सब जानते हैं जिस तरह 1960 के दशक में सोचा जाता था अंग्रेजी विश्व की भाषा बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि पहले भी कहा गया, सभी विकसित देश अपनी ही भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही भारत के संदर्भ में सुझाया जा रहा है कि उसे अपनी भाषाओं को ही सभी क्रियाकलापों और शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाषा पर बहुत काम हो रहा है, हालांकि दक्षिणी प्रदेश इसका विरोध कर रहे हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी सोच। तो जैसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे वो सीरियल है उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें करेक्टर है बागा, तो वो कहता है जैसी जिसकी सोच। तो मैं भी कहना चाहूंगा जैसी जिसकी सोच। ओके, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो इंग्लिश वाला PDF ड्राफ्ट है जो 71 पेज का है, इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड, आगे की परिस्थितियों को देखते हुए डिजाइन की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4 नाम दिया गया, उसको 2030 तक उसे अटेन करना है हमको, SDG 4। उसके अलावा 1 2 3 सीक्वेंस में 2030 तक, उससे पहले सिस्टमैटिकली आएंगे। We need a skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science and data science in conjunction. ये multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, humanity will be rapidly increasing demand को देखते हुए इनको इन्वॉल्व करना होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी इसको इन्वॉल्व करना होगा। तो इसके लिए सारे प्रोविजन है नई शिक्षा नीति में। Education must develop not only cognitive capacities, both the foundational capacities of literacy, numeracy, and higher order cognitive capacities such as critical thinking, problem solving, but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions including cultural awareness, empathy, perseverance. तो कुल मिलाकर बच्चों को बहुत मजा आने वाला है अब नई तरह की पढ़ाई में, पहले से ज्यादा मजा आने वाला है। बर्डन नहीं रहेगी पढ़ाई जो है एंजॉयमेंट बनने वाली है। मेरा तो ये मानना है, जो कुछ पढ़ के मुझे समझ में आया, नाउ इट विल बिकम एंजॉयमेंट। रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन द समेटिव असेसमेंट दैट एनकरेजेस, ये मतलब बच्चा खुद से पढ़कर सीखेगा। टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सबका इनका रिक्रूटमेंट, टीचर हर कोई टीचर नहीं बनेगा, हर कोई जिसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में उसको टीचर बना दिया जाए तो नुकसान ही है, सोसाइटी का, समाज का नुकसान ही है। जो वास्तव में पढ़ाना चाहता है, ट्रू टीचर है, उसकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा पहले और फिर उसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एबिलिटी को चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उसे टीचर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials to make space for critical thinking and more holistic, inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning. इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी
तो हम जान ही चुके हैं अखबारों के द्वारा, न्यूज़पेपर में सब कुछ आ गया है। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो बेशक आप भेजें, इसमें चैनल पर पोस्ट करें, मैं उनके जवाब दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।